डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दृष्टि रांची के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत है। कल से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज शुरू किया है इस चैनल पे, कॉमन एरर का, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग डिस्कस कल कर चुके हैं। वो प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं और उसको आप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को वहां से देख सकते हैं। और ये जो डिस्कशन क्लास है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, खास करके उन बच्चों के लिए जो अपकमिंग एग्जाम जो होने वाले हैं, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल बैंकिंग के पेपर हैं, आपके एनडीए सीडीएस के पेपर हैं, झारखंड हाईकोर्ट का पेपर है। उसमें जो एक्सपेक्टेड और जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को ही हमने पिक किया है और वो सारे क्वेश्चंस को ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रितु विल बी सरप्राइज्ड एज सी हियर्स द न्यूज। अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या एप्लीकेबल है और क्या एरर है इसको समझते हैं पहले। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट में देख रहे होंगे, हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रितु विल बी सरप्राइज्ड एज सी हियर्स द न्यूज। इसमें फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग का रितु विल बी सरप्राइज लिखा हुआ है, इसमें हमारा विल मॉडल है और मॉडल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं पैसिव फॉर्मेट में। और यहाँ पे ये जो सरप्राइज्ड है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वर्ब की तरह नहीं यूज हो करके वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, जो रितु का मतलब एक तरह से स्टेटस बताता है कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाएगी जब वो न्यूज सुनेगी। तो यहाँ ये सरप्राइज जो है ना, ये आपका जो है ना एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले कर रहा है। जो रितु का स्टेट बता रहा है कि वो पहले से सरप्राइज नहीं है, लेकिन जब वो न्यूज सुनेगी तब वो सरप्राइज हो जाएगी। तो उसका सरप्राइज होने का और न्यूज सुनने का ये जो दोनों का टाइम है वो सेम रहेगा। तो रितु विल बी सरप्राइज्ड व्हेन, ये जो क्लाउज है आप देख रहे हैं, ये पूरा व्हेन का रिप्लाई है। रितु विल बी सरप्राइज्ड व्हेन, वो कब सरप्राइज होगी, जब समाचार सुनेगी। अब व्हेन का रिप्लाई है, तो यहाँ पे हमको चाहिए टाइम को डिनोट करने वाला कोई कंजंक्शन। अब ये जो एज कंजंक्शन देख रहे हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पे हम लोग को चाहिए टाइम को डिनोट करने के लिए, और टाइम को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एज के प्लेस पे व्हेन। ये जो एज कंजंक्शन है, ये एज कंजंक्शन जो होता है वो बिकॉज का सब्स्टिट्यूट होता है, एज बिकॉज और सिंस। ये जो तीन कंजंक्शन होते हैं, इनका यूज हम तब करते हैं जब हम लोगों को रीजन बताना हो, रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, आई कुडंट अटेंड द क्लास एज आई वॉज बिजी। तो और ये जो होते हैं रीजन का मतलब, ये वाई का रिप्लाई होगा। आई कुडंट अटेंड द क्लास एज आई वॉज बिजी, तो ये आपका जो है रीजन बता रहा है। हम चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आई कुडंट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज बिजी, आई कुडंट अटेंड द क्लास सिंस आई वॉज बिजी। तो एज, बिकॉज और एज सिंस, ये तीन कंजंक्शन तब यूज किए जाते हैं जब रीजन को एक्सप्रेस करना हो और जहां वाई का रिप्लाई हो। फिलहाल सेंटेंस में यहाँ पर टाइम को दिखाना है, टाइम को दिखाने वाला कंजंक्शन वेन होता है, इसलिए एज को हमने हटा के वेन कर दिया। और ये कंडीशनल सेंटेंस भी एक तरह से है। कंडीशनल सेंटेंस का एक वीडियो जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो देख सकते हैं। तो उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लीकेबल है। रितु विल बी सरप्राइज्ड एज सी हियर्स द न्यूज, तो यहाँ पर हमने करेक्शन कर दिया, व्हेन सी हियर्स द न्यूज। तो रितु विल बी सरप्राइज्ड, ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और व्हेन सी हियर्स द न्यूज जो है, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। ओपन कंडीशनल सेंटेंस में हमने पढ़ाया है चैनल पे कि प्रिंसिपल क्लॉज हम लोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जनरली होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो देख रहे हैं हियर का फिफ्थ फॉर्म हियर इसलिए है क्योंकि सी का नंबर सिंगुलर है, और व्हेन सी हियर्स द न्यूज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ही, तो इस हिसाब से इसमें टेंस का कोई एरर नहीं है। एरर यहाँ पर कंजंक्शन का है, एज के प्लेस पे हम लोग को व्हेन होना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, आई आस्क्ड टू persons the way to the station but none of them knew it।
अब यहाँ पे जो देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि सेंटेंस में आप जो है सो वर्ब को पहचाने, और सेंटेंस में जब आप वर्ब को पहचानेंगे तो इसमें एक वर्ब आपका आ रहा है आस्क्ड, और आस्क्ड जो यहाँ पर आप वर्ब देख रहे हैं, ये आपका इसी का ऑब्जेक्ट है। आई आस्क्ड होम, टू पर्सन्स, एक ऑब्जेक्ट इसका ये आ रहा है। आई आस्क्ड व्हाट द वे टू द स्टेशन, ये इसका सेकेंड ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये द वे टू द स्टेशन जो है ये व्हाट का रिप्लाई है, तो ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आई आस्क्ड होम, टू पर्सन, ये होम का रिप्लाई है, तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर किसी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो होम का रिप्लाई होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और आस्क्ड यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जिसके बाद आपका दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आस्क के बाद दो दो ऑब्जेक्ट है। आई आस्क्ड होम, तो होम का रिप्लाई है टू पर्सन्स। आई आस्क्ड व्हाट द वे टू द स्टेशन। तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आस्क वर्ब जनरली ट्रांजिटिव डायरेक्ट ट्रांजिटिव की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर हम बोले आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड व्हाट अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड होम हर, तो दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं इसके बाद। अब आगे अगर इसमें देखें, बट नन ऑफ देम न्यू इट। अब अगर एक चीज आप गौर कर रहे होंगे सेंटेंस में, तो बात यहाँ पर टू ही पर्सन की हुई है, और बात टू ही पर्सन की हुई है, और यहाँ पर जो नन प्रोनाउन यूज हुआ है, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस आप लोग समझेंगे। एक प्रोनाउन होता है आपका नीदर, और एक प्रोनाउन होता है आपका नन। टेक्निकल डिफरेंस क्या है देखिए, ये नीदर जो है सो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं दो के लिए, यूज्ड फॉर टू। और ये जो नन देख रहे हैं आप, इसका यूज करते हैं हम लोग मोर देन टू के लिए, यूज्ड फॉर मोर देन टू, मोर देन टू। तो अब यहां पर देख रहे हैं बात जब टू पर्सन्स की हुई है, तो टू पर्सन्स के लिए जो नन का यूज है ये रॉन्ग है। नन जो होता है मोर देन टू के लिए होता है, तो नन के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे नीदर लिख देंगे, और नीदर लिख देने से ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। इसके तो इस सेंटेंस में सी पार्ट में है नन शुड बी रिप्लेस्ड विद नीदर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऑफन रिपीटेड होता है पेपर में। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मानसून दिस ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। हम बोल रहे हैं कि एक अच्छे मानसून के बावजूद भी इस साल जो हमारे देश में अनाजों का जो उत्पादन हो रहा वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। बहुत उस मतलब जो है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, वो अप नहीं हो पाया, जबकि अच्छा मानसून था। तो ये जो डिस्पाइट आप देख रहे हैं, ये डिस्पाइट आपका प्रीपोजिशन होता है, और ये जो डिस्पाइट है ये डिस्पाइट कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज होता है अपोजिट सिचुएशन को। और डिस्पाइट का मीनिंग ही होता है इन स्पाइट ऑफ। ये बहुत बार पेपर में आता है इस तरह, और इसके साथ ऑफ ही लगा के आता है। तो डिस्पाइट जहां लिखा हुआ है समझिए वहां पर लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ। तो जब डिस्पाइट के मीनिंग में ही इन स्पाइट और ऑफ हिडन है, तो फिर डिस्पाइट के साथ एडिशनली ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब ही इन स्पाइट ऑफ होता है। तो ये ऑफ जो यहाँ पर इसके साथ लिखा हुआ है ये अननेसेसरी है, तो यहाँ से हम लोग ऑफ को ड्रॉप कर देंगे। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर ऑफ को आप रखना चाहते हैं तो फिर डिस्पाइट को ही हटा करके इनस्पाइट कर दीजिए, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। डिस्पाइट अ गुड मॉनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। और ये क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड होता है, अक्सर पेपर में डिस्पाइट के साथ ऑफ लिख के प्रॉब्लम आता है, तो ध्यान रखिएगा डिस्पाइट का इटसेल्फ मीनिंग इन स्पाइट ऑफ होता है, इसलिए डिस्पाइट के साथ किसी दूसरे प्रिपरेशन का यूज हम लोग नहीं करते। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का स्क्रीन पे है, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पायर्स ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इम्प्रिजन्ड एंड वाज लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। मतलब एक ये हिस्टोरिक फैक्ट से क्वेश्चन उठाया गया है कि जो लास्ट मुगल बादशाह था भारत का, उसको सबसे पहले बंदी बनाया गया, और बाद में फिर उसको आपका जो है देश से बाहर कर दिया गया, मतलब निर्वासित कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया कंट्री से ब्रिटिश के द्वारा। ये मीनिंग आ रहा है इसका। तो अगर इसमें हम लोग वर्ब चेक करें तो वर्ब आ रहा है वाज और इम्प्रिजेंट, और फिर आ रहा है वाज और सेंट। सबको आपको पता अब तक होना चाहिए वाज हमारा जो सिंगुलर वर्ब है, और वाज जो सिंगुलर वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, तो इसका सब्जेक्ट है आपका जो है द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पायर्स ऑफ इंडिया में, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पायर।
तो द लास्ट है तो कोई एक ही मुगल एम्पायर की बात हो रही है, तो ये भी हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके साथ वाज बिल्कुल सही है। और वाज बी फॉर्म का वर्ब है। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर इम्प्रेजेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। पैसिव वॉइस में इज एम आर वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड ही फॉर्म आता भी है। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है भी हमारा, क्योंकि मुगल बादशाह जो था, मुगल एम्पायर जो था, वो बंदी नहीं बनाया गया, उसको बंदी बनाया ब्रिटिशर्स के द्वारा। देखें अगर गौर करें आप तो यहाँ बाय द ब्रिटिश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्शन का डूअर ब्रिटिशर्स है और ये लास्ट मुगल एम्पायर इस एक्शन का रिसीवर है। तो ये इम्प्रेजेंट भी बिल्कुल सही है। एंड वाज, फिर से ये वाज वर्ब आ रहा है लास्ट ऑफ मुगल एम्पायर्स के लिए, तो ये भी वाज सही है। और इसके साथ फिर देखिए वर्ब का सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट आ रहा है। मैंने बोला पैसिव वॉइस में इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ भी सेंट बिल्कुल सही है। अब ये जो सेंट इनटू एक्साइल है, एक्चुअल में यहाँ पर ये जो इनटू प्रीपोजिशन है इसी का एरर है। इनटू प्रीपोजिशन जो यूज होता है वो इनवर्ड मोशन के लिए यूज होता है। जैसे अगर हम बोले सी जंप्ड इनटू द रिवर, ये मोशन को भी दिखाता है और इनवर्ड मूवमेंट को भी दिखाता है। जैसे पहले से कोई बाहर है और वो आपका जो उसका मूवमेंट अगर इनसाइड है, तो उस मूवमेंट को हम लोग जो है इनटू से दिखाते हैं। जैसे मेनी स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लासरूम, सी जंप्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पर देखिए इनटू जो है इनवर्ड मोशन को, इनवर्ड मूवमेंट और मोशन दोनों को दिखा रहा है, लेकिन इसमें सेंटेंस में ऐसी कोई बात हो नहीं रही है। तो यहाँ पर जो है हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये जो टू प्रीपोजिशन है इंग्लिश में, ये डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है आपका, या फाइनल पॉइंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में बात भी यही हो रही है कि लास्ट मुगल एम्पायर को पहले बंदी बनाया गया और बाद में उसको एग्जाइल भेज दिया गया। तो एग्जाइल जो है देश से बाहर कर दिया गया उसको एक तरह से, तो एक डेस्टिनेशन को ही दिखा रहा है। वेयर उसको मतलब कहाँ जो है भेज दिया गया, तो एग्जाइल। तो ये डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन का प्रिपरेशन इंग्लिश में टू होता है, इसलिए यहाँ पर सेंट के बाद इनटू के हटा के हम लोग यहाँ पर टू यूज करेंगे। तो इसमें आपका जो है सी पार्ट में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो बोला बोला ही हूँ आपको कि जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके जो है हाईली जो है फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में ऑप्शन रिपीटेड होते रहते हैं। तो इस पर आप जो है सो सारे क्वेश्चंस को एक कंसंट्रेशन के साथ डिस्कशन को सुनिए और इसको जो है अगेन एंड अगेन जो है सो रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली जो है आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अब इस क्वेश्चन है, हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। अब देखिए सेंटेंस को शुरुआत किया है हार्डली से। ये जो हार्डली होता है निगेटिव एडवर्ब होता है। हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली सबका मीनिंग सेम ही होता है। अब देखिए इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का, इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का इन्वर्शन। इन्वर्शन का कॉन्सेप्ट होता है और इन्वर्सन का भी वीडियो हमारे दृष्टि रांची के चैनल पे पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में इस इन्वर्सन के वीडियो को भी दे सकते हैं। मतलब ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिसका वीडियो एक बार आपको जरूर देखना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को का एक्सप्लेनेशन को इजिली जो है मतलब जो है समझने के लिए। इन्वर्सन का मीनिंग होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को पुट कर देते हैं तो इन्वर्सन का उसी को कहा जाता है। तो इन्वर्सन एक तरह से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना ही होता है। बस इन्वर्सन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस ये होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहां हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, इंट्रोगेट कर रहे होते हैं, इसलिए उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। जबकि इन्वर्सन का मोटिव होता है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस पर जोर डालना, स्ट्रेस डालना। इसीलिए इसी स्ट्रेस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के पोजीशन को सब्जेक्ट से पहले ला करके पुट कर देते हैं। और इन्वर्सन वाले सेंटेंस में फुल स्टॉप का ही यूज होता है, क्योंकि इसमें हम किसी से कुछ इंट्रोगेट नहीं कर रहे होते, पूछ नहीं रहे होते हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता वर्ब का सब्जेक्ट से पहले रहने के बावजूद भी। तो ध्यान रखिएगा इन्वर्सन इंट्रोगेटिव फॉर्म ही होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है। ये सिंपली सेंटेंस पर स्ट्रेस डालने के लिए यूज किया जाता है। तो इन्वर्सन वाले का अगर वीडियो को आप देख लें तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा। ऐसे मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस ब्रीफ में कर दे रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, मतलब ये सारे निगेटिव एडवर्ब्स अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो इस केस में हम लोग जो है इन्वर्सन का यूज करते हैं।
इन्वर्सन का यूज करते हैं। और इन्वर्सन का मीनिंग मैंने क्या बताया, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो देख रहे होंगे यहाँ सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से हुई है, और हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस। तो देख रहे हैं कि आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से हुई है, इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख देना। पहले रखने का मतलब क्या हुआ, जो गिवन सेंटेंस है उसको एक तरह से इंट्रोगेटिव बना देना, बस इंट्रोगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करना है। अब देख रहे हैं आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव डिड से बनता है। तो यहाँ पर एज तो खैर जो है अननेसेसरी है, एज को पहले हटाएंगे, और आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस है, वहां पर हम लोग ऐसा लिख देंगे डिड आई a step out of my house when I saw some policemen coming towards my house। अब यहाँ did I step लिखने से क्या हुआ, देखिए I सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले जो did आया, तो देखिए ये जो did है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यही इन्वर्सन है। तो ये सेंटेंस कैसे सही हो जाएगा, हार्डली डिड आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। इसमें ए पार्ट में एरर है। और ज़्यादा मतलब क्लैरिटी चाहिए तो आप जो है इन्वर्सन का वीडियो जो है एक बार जरूर देखें, वहां से डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट बर्निंग। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिख रहा है टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट। पहला एक एरर तो ये आ रहा है कि यहाँ पर ये जो आप हायर देख रहे हैं, हायर जो है हाई का कॉम्परेटिव डिग्री है। अब हायर जो है हाई का अगर कॉम्परेटिव डिग्री है, तो आपको भी पता है कि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज कंपैरिजन के लिए होता है, और सेंटेंस में कहीं कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पर जो है हायर के प्लेस पे, हायर के प्लेस पे, यहाँ हायर के प्लेस पे हाई होना चाहिए। एक तो करेक्शन ये हो जाएगा क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, इसके पहले जो सच लगा हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंस समझें आप। ये जो सच है, इधर मैं लिख देता हूं, हाँ ये जो सच है, ये सच होता है एडजेक्टिव, और ये जो सो है, ये जो आप सो देख रहे हैं, ये होता है आपका एडवर्ब। तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, तो सच के बाद कोई नाउन आएगा। जैसे अगर हम लिखें सच इंसिडेंट, तो सच इंसिडेंट अगर लिख रहे हैं तो इंसिडेंट हमारा नाउन है, और सच जो है एडजेक्टिव बन के इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन सो एडवर्ब है तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। जैसे अगर हम लिखे सो ब्यूटीफुल, सो नॉटी, सो मैग्निफिसेंट, तो सो देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और उसी को के डिग्री को बता रहा है शो, तो शो एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब अगर शो होता है तो इसके बाद एडजेक्टिव होना चाहिए और सच के बाद नाउन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ अगर गौर करेंगे आप, तो ये जो हाई वर्ड है, यहाँ हायर तो होगा नहीं, हाई होगा, और हाई वर्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है। बोलते हैं ना हाई, हायर, हाईएस्ट, तो 3 डिग्री आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। और हाई अगर एडजेक्टिव है तो इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर एडवर्ब होना चाहिए। और अभी मैंने पीछे क्या बताया कि सच जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये सच को यहाँ से हम लोग रिमूव करके और यहाँ पर लिख देंगे शो। और मैंने ये भी बोला सेंटेंस में कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री का सिंपली यूज करेंगे, तो यहाँ हायर के प्लेस पे हो जाएगा हाई। तो सेंटेंस हो जाएगा टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट बर्निंग। यहाँ पर जो एच है ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, तो इसको आप हार्ट कंसीडर करें, हार्ट बर्निंग। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना was trying for admission in the engineering college even though her parents wanted her to take up medicine। अब इसमें देखिए अगर फर्स्ट सेंटेंस में हम फर्स्ट पार्ट को चेक करें तो ये was trying वर्ब आ रहा है, was का नंबर सिंगुलर है, उसका सब्जेक्ट रीना भी सिंगुलर है, और बी फॉर्म का वर्ब है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी बिल्कुल सही है। रीना was trying for admission, देखिए आपका जो है यहाँ
trying for admission in the engineering college even though her parents wanted her to take up medicine। अगर हम verb को चेक करें केवल तो यहाँ wanted भी बिल्कुल सही verb है, क्योंकि was यहाँ past में है तो wanted भी past में है, और to take जो है इन्फिनेटिव फॉर्म है। अब पहले से आप जानते हैं कि टू के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो आपका फर्स्टिव फॉर्म में होता है, इसको हम लोग इन्फिनेटिव के नाम से जानते हैं। तो टू टेक अप मेडिसिन में भी कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर जो एरर इस पार्ट में जा रहा है आपका, ये एडमिशन जो देख रहे हैं ये एडमिट वर्ब का नॉन फॉर्म है। जैसे देखते एडमिट जो होता है ये वर्ब होता है, और इसी एडमिट वर्ब से जब नाउन बनाते हैं तो बन जाता है एडमिशन। जैसे अट्रैक्ट से अट्रैक्शन, वैसे एडमिट से एडमिशन। और एडमिट के साथ हम लोग जो प्रिपरेशन यूज करते हैं वो टू यूज करते हैं, या किसी को कहीं एडमिट करेंगे तो उसका डेस्टिनेशन ही होगा। जैसे हम बोले सी वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, नॉट सी वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ये रॉन्ग है। एडमिट जहां भी करेंगे वो डेस्टिनेशन होगा, इंग्लिश में डेस्टिनेशन का प्रिपरेशन टू होता है, इसलिए एडमिट के साथ टू लिखेंगे तो डेफिनेटली एडमिशन एडमिट का ही फॉर्म है, इसके साथ भी टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एडमिशन के साथ जो इन आ रहा है ये रॉन्ग है, यहाँ पे टू होना चाहिए। हम लोग स्पीकिंग में इस तरह की गलतियां कर देते हैं, लेकिन आपका जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को जब हम लोग डील कर रहे हैं तो इस तरह का जो एरर है स्पीकिंग का, उसको यहाँ पर हम लोग को सुधारना ही होगा। तो हो जाएगा रीना वाज ट्राइंग फॉर एडमिशन टू द इंजीनियरिंग कॉलेज इवन दो हर पेरेंट्स वांटेड हर टू टेक अप मेडिसिन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कई चीजें हम लोग जो है लर्न कर सकते हैं यहाँ से। पहली बात तो देखिए इसमें वर्ब आ रहा है इज, और इज वर्ब का नंबर है सिंगुलर। तो इसका सब्जेक्ट आपका कौन है? यवनिका। यवनिका का भी नंबर कैसा है? सिंगुलर है। यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस। अब देखिए ये जो वन ऑफ है इसके बाद आने वाला नाउन को हमेशा प्लुरल रखते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वन ऑफ पार्ट होता है और पार्ट बिना टोटल का एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो टोटल तो डेफिनेटली प्लुरल ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एडिशंस जो है ये प्लुरल है, तो एडिशन जब प्लुरल है तो यहाँ पर कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा विच अपेयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। देखिए यहाँ पर एक टाइम मेंशन किया है रिसेंट टाइम्स, और रिसेंट टाइम्स मेंशन किया है, इसका मतलब बात प्रेजेंट की हो रही है, और प्रेजेंट की हो रही है तो इसके साथ जो वर्ब यहाँ यूज किया अपियर्ड, अपियर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये तो पास्ट इंसिडेंट को दिखाएगा। लेकिन रिसेंट टाइम्स जो है ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, और प्रेजेंट को दिखा रहा है तो टेंस के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। और फिर रिसेंट टाइम का मतलब अभी हाल ही में वो एक्शन हुआ है, तो हाल ही में वो एक्शन हुआ है, तो इसके लिए जस्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो यहाँ पे अपीयर्ड से पहले हम लोग को हैव या हैज लगाना पड़ेगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू गुड ड्रामा, तो इसका जो है विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब जो है उसके एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग चलता है। तो विच से पहले क्या आ रहा है? गुड ड्रामा, तो गुड ड्रामा का नंबर सिंगुलर है, तो इसी के हिसाब से हम लोग वर्ब यहाँ लिखेंगे। तो विच के बाद हम लोग को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे हैज, तो हो जाएगा विच हैज अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स, क्योंकि रिसेंट टाइम्स जो है वो जस्ट कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है और इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। जैसे इस तरह के कुछ टाइम आ जाए, येट है, येट के बाद सो फार है, सो फार, सो फार के बाद आपका जो है टिल नाउ है, टिल नाउ के बाद अप टू डेट है, अप टू डेट है, या इसके बाद हम लोगों का रिसेंट टाइम है, रिसेंट टाइम है। इन सब के साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। टाइम डिसाइड्स द टेंस, जैसा टाइम होगा वैसा ही टेंस होगा, तो इनके साथ हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग विच के बाद हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केज। देखिए ये भी अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क। अब यहाँ पर ये जो वर्ब विजिटिंग है ना, ये आपका यहाँ पर पार्टिसिपल की तरह इसको यूज कर लिया है, और चिल्ड्रेन विजिटिंग द पार्क का मतलब है चिल्ड्रेन हु आर विजिटिंग द पार्क। मतलब विजिटिंग द पार्क में एक तरह से इनडायरेक्ट मीनिंग छिपा हुआ है, हु आर विजिटिंग द पार्क, तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक तो है नहीं।
कि जो बच्चे पार्क विजिट कर रहे हैं आर अम्यूज्ड बाय, देखिए यहाँ पर वर्ब आ रहा है, आर का नंबर होता है प्लुरल। अब इसका सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन चाइल्ड का प्लुरल फॉर्म है तो आर बिल्कुल सही है। अब आर इज एम आर वाज वर्ब के बाद मैंने बोला वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं जब वॉइस पैसिव हो। तो अम्यूज का मतलब होता है इंटरटेन्ड होना, मतलब मनोरंजन होना, रोमांचित होना। तो वो बच्चे जो पार्क विजिट करते हैं वो रोमांचित हो जाते हैं किनके द्वारा, बंदर जो होते हैं मंकीज के द्वारा। तो मंकीज उनको रोमांचित करते हैं, तो रोमांचित करते थे, डूअर हो गए, चिल्ड्रन रिसीवर। तो अगेन ये पैसिव वॉइस है, तो देखिए आर के बाद अम्यूज का थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड आ रहा है जो बिल्कुल सही है। अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केज। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ब यूज कर रहा है प्ले। अब ये प्ले आ रहा है किसके लिए, तो प्ले आ रहा है आपका जो है मंकीज के लिए। तो अब ये बोलना चाह रहा है कि जो बच्चे पार्क विजिट कर रहे हैं उन बंदरों से वो रोमांचित हो जाते हैं जो अपने पिंजरे में खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्ले है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर इसको हम लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं। तो ये जो मंकीज है, मंकीज जो खेल रहे होते हैं केज में, उनसे बच्चे बड़े रोमांचित होते हैं। तो यहाँ पर प्ले ना हो करके प्लेइंग होना चाहिए। इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और किसी एक्शन की क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो मंकीज केज में अपने पिंजरे में खेल रहे होते हैं, मतलब खेलने का काम उनका चल रहा होता है, और उसी एक्शन की क्वांटिटी, मतलब उनके खेलने के एक्शन की क्वांटिटी को देख कर, उनकी गतिविधि को देख करके बच्चे बड़ा रोमांचित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू एक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्ले के प्लेस पे प्लेइंग होना चाहिए। ये सेंटेंस में यही एरर है आपका। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आते हैं हम लोग। आई एम बेटर अक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू। अब इसमें जो एक वर्ड आ रहा है अक्वेंटेड, अक्वेंटेड वर्ड का मतलब होता है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब होता है किसी से जान पहचान होना, परिचित होना। तो अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में आई के साथ एम बिल्कुल सही है, और बेटर देखिए यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री यूज किया है। और कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब वन वर्सेस अनदर, जब एक का कंपेरिजन दूसरे से हो। और अक्वेंटेड के साथ विद प्रीपोजिशन में बिल्कुल सही होता है, तो ये भी यहाँ सही है। और बेटर अगर आया है तो देखिए बेटर के साथ यहाँ देन भी आया है, और यहाँ कंपैरिजन हो रहा है किसके किसके बीच, कंट्री और यू के बीच। कि मैं कंट्री से जितना परिचित हूं उतना मतलब तुमसे मैं परिचित नहीं हूं, ये मीनिंग आ रहा है कि मतलब मैं कंट्री से बेहतर तरीके से परिचित हूं जितना कि तुमसे हूं। तो यहाँ पर यू और कंट्री को कंपेयर किया है, और जब कंपेयर दो चीजों के बीच हो तो कंपेयर डिग्री यूज होना चाहिए। तो देखिए गुड का कंपेयर डिग्री बेटर है भी आपका। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है, जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो नो एरर है आपका, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो चलिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट जो सीरीज शुरू किया है कॉमन एरर का, उसका ये आपका जो है सेकंड सेट को आज हमने डिस्कस किया है। आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें। अ, हम लोग जो है जैसे-जैसे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सुधार हमें सबकी गुंजाइश हम लोग जो है सो बराबर रखे हुए हैं, और हर तरह का सुधार करने का पूरा कोशिश है हम लोगों का। और डेफ़िनेटली आप लोग जो हम लोग मतलब एक तरह से इनिशियल स्टेज में जो हैं, उसको आप लोग एप्रिशिएट करेंगे, और उसके साथ हम जो है सो आप लोग कॉर्डियली जो है इसको मैनेज भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँगे भी, ऐसा मेरा पर्सनल भी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। और अब कंटिन्यूअसली आप लोग को इस चैनल पे कंटेंट्स मिलता रहेगा। बहुत जल्द हम लोग जीएस का भी सीरीज शुरू करेंगे। क्लासेस जो है फिर मैथ्स और रीजनिंग के भी आएंगे। फिलहाल हम लोग जो है इंग्लिश के जो टॉप क्वेश्चंस हैं उसका जो है डिस्कशन शुरू किए हुए हैं। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी चैनल पे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू।